बच्चों अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। देखो गाइस, देयर आर substances there are some substances which rotate the plane of plane polarized light। कुछ समझ आया? नहीं आया? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। इनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। हमारा मोस्टली क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एनकाउंटर। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है एंड हाउ दे रोटेट। बेटा, नॉर्मल लाइट हैज ऑसिलेशंस इन एवरी डायरेक्शन। ओके, ये हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली। मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझते हो? ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट हैज ऑसिलेशंस इन एवरी डायरेक्शन। अब हमने उसे पास करा थ्रू अ निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, इसको बोलते हैं हम पोलराइजर। जब तुमने लाइट को इसके थ्रू पास किया तो लाइट अब हो चुकी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब लाइट क्या हो चुकी है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ इट हैज गॉट ऑसिलेशंस इन ओनली वन डायरेक्शन। अब हमने इसे पास करा थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन से। अब हमने इस लाइट को पास करा थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, पता चला कि जो लाइट की ऑसिलेशन थी दैट हैज बीन दैट प्लेन, द प्लेन जिसमें हमारी लाइट की ऑसिलेशन थी, इट हैज बीन रोटेटेड बाय सम पर्टिकुलर एंगल। द एंगल, ये पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट was in this direction, right? It had oscillations in this direction. Now the plane of plane polarized light, the plane जिसमें oscillations हो रही है, that plane has been rotated. It might be rotated clockwise or anti-clockwise, depending upon the type of optically active substance taken. कुछ optically active substance they rotate the plane towards in clockwise direction, some rotate it in anti-clockwise direction. So हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है? इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्लियर है यहां तक बेटा? गुड। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कितने एंगल से हमारा प्लेन रोटेट कर चुका है। द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितने एंगल से रोटेट कर गया? वी विल पास इट थ्रू अनदर निकोल प्रिज्म। इस निकोल प्रिज्म को हम बोलते हैं एनालाइजर। ठीक है बच्चों, एंड देन द लाइट इज ऑब्जर्व बाय आवर आई। ठीक है बच्चों, तो यूजिंग दिस सेकंड निकोल प्रिज्म वी आइडेंटिफाई कितने से हमारा प्लेन रोटेट कर चुका है। कर लिया नोट या नहीं कर लिया गाइस? अब ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, हमारे पास एक बहुत सिंपल कंडीशन है।
asymmetry in molecule, asymmetry in molecule. अगर ऑप्टिकली एक्टिव है दैट मीन्स देयर शुड बी एसिमेट्री इन मॉलिक्यूल. अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. करेक्ट. अब एसिमेट्री को हम एक और टर्म बोलते हैं कायरलिटी. ओके. कायरलिटी शुड बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड. अब कायरलिटी का मतलब हो गया एसिमेट्री. फाइन. वही मतलब है. ओके. कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? अब हमने कहा यार हमें एसिमेट्री कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल में है. हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट देयर इज एसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल? तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल कंडीशन है. द कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. एक कंपाउंड लो, उसका मिरर इमेज बनाओ और चेक करो क्या वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं. सुपर इम्पोज मैं अभी बताता हूँ. गिव मी सम टाइम. आइडिया, हमने एक मॉलिक्यूल लिया, हमें उसको चेक करना है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं. You make that compound, you make its mirror image and you try to overlap them. अगर परफेक्ट ओवरलैप हो गया इसका मतलब मॉलिक्यूल इज अकायरल. मॉलिक्यूल अकायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव. और अगर ओवरलैप नहीं हो पाया, कंपाउंड और मिरर इमेज को तुम परफेक्टली ओवरलैप नहीं कर पाए, दैट मीन्स इट इज कायरल. मॉलिक्यूल इज कायरल, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. समझे या नहीं समझे गाइस? ये बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी बोला. ए कायरल का मतलब हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है बच्चों. अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं. वैसे एग्जांपल अभी समझाना मुश्किल ही पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन ही समझाया. गिव इट सम टाइम, गिव मी सम टाइम. अभी तक ये समझ आ गया कि कंपाउंड और उसका मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोजेबल है तो कंपाउंड इज इनएक्टिव या ए कायरल. हाँ, वो परफेक्ट ओवरलैप अगर उनका हो जाता है तो इट इज सुपर इम्पोजेबल. सुपर इम्पोजेबल, और बिकॉज इट इज सुपर इम्पोजेबल तो हम कहेंगे इट इज ए कायरल और इनएक्टिव. और अगर परफेक्ट ओवरलैप नहीं करवा पा रहे दैट मीन्स द मॉलिक्यूल इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव. गॉट इट और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? वेरी गुड. अब आते हैं नेक्स्ट. हमने कहा यार ये हर बार तो हम मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज नहीं बनाएंगे. गिव अस अनदर वे टू आइडेंटिफाई दैट द मॉलिक्यूल इज कायरल. समझ गए बच्चों? तो लोगों ने उसको और सिंप्लीफाई किया. रेदर देन मेकिंग अ मॉलिक्यूल इट्स मिरर इमेज एंड देन ट्राइंग टू सुपर इम्पोज, लोगों ने कहा एक शॉर्टकट बनाते हैं जिससे हमें पता चल जाए मॉलिक्यूल इज कायरल. हमने कहा कि कार्बन, कार्बन के साथ कितने ग्रुप्स अटैच होते हैं बच्चों? 4. राइट. इस तरीके से होता ही नहीं होता है. मैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, sp2 या sp की बात नहीं कर रहा. अगर एक कार्बन एटम से चारों ग्रुप जो अटैच हैं वो डिफरेंट हैं देन वी से द कंपाउंड इज कायरल. ये आसान लगा? अगर एक कार्बन एटम से जो चारों ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो अगर चारों डिफरेंट है देन वी कॉल द कंपाउंड इज कायरल. ठीक है ना बच्चों? और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? इस कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन. कायरल कार्बन. इसके और भी नाम है. एसिमेट्रिक कार्बन विच यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड. इसके और भी नाम है स्टीरियोजेनिक सेंटर. सेंटर. या फिर इसका एक और नाम है स्टीरियो सेंटर. क्लियर है बच्चों? कायरल सेंटर बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर बोलते हैं.
like that you have got names. क्लियर है बच्चों? गुड. तो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें कि रेदर देन फाइंडिंग मेकिंग अ कंपाउंड इट्स मिरर इमेज एंड ट्राइंग टू सी वेदर दे सुपर इम्पोज और नॉट, तुम चेक करो कार्बन जो कंपाउंड है उसमें क्या एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं. अगर है तो हमारा मॉलिक्यूल इज कायरल, या फिर हम कहेंगे मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव. देखा क्या गया बच्चों, अगर एक ही कायरल सेंटर है पूरे मॉलिक्यूल में, अगर एक कायरल सेंटर है तब तो डेफिनेट है कि मॉलिक्यूल इज कायरल. लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, देयर इज अ चांस यू माइट हैव अ सिमेट्री इनसाइड द मॉलिक्यूल. समझ गए? फॉर वन कायरल सेंटर, इफ वन कायरल सेंटर, अगर एक ही कायरल सेंटर, इसका डेफिनेट मतलब है दैट द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल. अगर इफ मोर देन वन कायरल सेंटर, more than one chiral center in molecule, compound may be inactive. हाँ वो अभी समझाऊंगा, एग्जाम्पल सबके लेंगे, अभी नहीं ले रहा मैं, गिव मी सम टाइम कम. हाँ मैं अभी लेता हूँ. अच्छा ये वाला एग्जाम्पल तो मैं अभी लेता हूँ. CH Br CH Br CH3. ट्राई टू ऑब्जर्व इस कार्बन पे चार ग्रुप्स कौन कौन अटैच्ड है. Br, H, CH3 एंड दिस होल. सिमिलरली इस कार्बन पे HBr CH3 एंड होल. लेकिन तुम देख सकते हो इसमें चांसेस हैं कि सिमेट्री आ जाए. ये मत कहना सिमेट्री होगी होगी. देयर इज अ पॉसिबिलिटी सिमेट्री ना हो, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी सिमेट्री हो. इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ दीज ग्रुप्स विच आर अटैच टू दिस कायरल कार्बन. समझ गए बच्चों? मतलब इसमें जरूरी नहीं है हमेशा सिमेट्री हो ही. हम ऐसा इसका बना सकते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिमेट्री ना हो. पॉसिबिलिटीज हैं. हाँ दो कायल सेंटर आ गए, इसमें तुम्हारा कंपाउंड में बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, माइट बी एक्टिव. इनएक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स अटैच टू कायरल कार्बन. अगर एक ही कायल होता, एक ही कायरल कार्बन होता, अगर एक ही कायल सेंटर, इन चारों में से एक ही अगर कायल सेंटर होता, देन डेफिनेटली मॉलिक्यूल वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव. सपोजिंग मैं ये लेता हूं CH3 CH CH2 CH3, ये ले लिया मैंने Br. अब यहाँ पे एक ही कायल सेंटर है, दिस मॉलिक्यूल इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस विल बी डेफिनेटली, ये तो समझ गए, दिस विल बी डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव. एक ही कायल सेंटर है, इसमें यू कैन हैव ऑप्टिकली एक्टिव और इट माइट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स अटैच्ड टू कायल कार्बन. कैसे इनएक्टिव होगा वो भी हम देखेंगे. यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड. तो दैट्स गुड. अब आते हैं बच्चों, लेट मी टेल यू, you have got something known as Fisher projection. हाँ फिशर प्रोजेक्शन. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसको बनाता हूं CX Y, या रुको ABXY. ठीक है बच्चों, दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. हम क्या कहेंगे, कार्बन एटम ये हो गया, दैट क्रॉस रिप्रेजेंट्स, दैट प्लस साइन का जो सेंटर है दैट रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम. अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक A होगा, एक B होगा, एक X होगा, एक Y होगा. ठीक है बच्चों, यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. मतलब ये एक फिशर प्रोजेक्शन है. इसको बच्चों प्लीज जस्ट अ सेक गाइस, होल्ड ऑन अ सेक. हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा हूं
This is Fisher projection and this is known as wedge dash formula. Wedge dash, wedge, wedge dash formula. हाँ, और ये है हमारा फिशर प्रोजेक्शन। बच्चों अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा है, ये जो मैंने अभी बनाया है, इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव गॉट स्पेसिफिक मीनिंग। वर्टिकल लाइन का मतलब है दीज बोथ दीज ग्रुप्स आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम बैठे हो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ये किस में जा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिहाइंड द प्लेन। एंड सिमिलरली जो एक्स एंड वाई है, दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। मतलब इसी को मैं, वन सेकेंड बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? सी ए बी एक्स वाई। अब समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैव गॉट अ स्पेसिफिक मीनिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब उस पे जो ग्रुप्स अटैच है, दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, एंड द ग्रुप्स लाइंग ऑन द वर्टिकल लाइन, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू। समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अभी इससे यहां पे कैसे आए, वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी आई एम अज्यूमिंग कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे समझो। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो आइडिया इज, यहाँ पे जो फिशर प्रोजेक्शन, इसमें तुम समझ गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी जो ग्रुप से, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। वर्टिकल लाइन भी जो ग्रुप से, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जो कायरल कार्बन है, एक होगा तो कंपाउंड इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर दो हैं या दो से ज्यादा हैं, मे बी एक्टिव मे बी इनएक्टिव। तो मैं क्या करता हूं, जो मैंने अभी ये बनाया CH3CHBr, ये लिया था ना बच्चों मैंने अभी, CHBr CH3, इसको मैं फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूं इसकी। ये CH3 हो गया, ये पहला, मतलब मैं, लेट मी मार्क इट, 1 2 3 4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब 2 पे हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट HNBr। 3 पे वी हैव गॉट HNBr। या तो हम ऐसा बना लें, हाँ ना बच्चों, या हम ऐसा भी बना सकते थे। HBr BrH, कर सकते नहीं कर सकते हैं बच्चों? हाँ है ना? गुड। तो क्रक्स ये है हमारा, यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूं, इसमें हमारी ये दो पॉसिबिलिटीज थी बनाने की। ओके। अब इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल में, क्या तुम्हें सिमेट्री ऑब्जर्व हो रही है या नहीं हो रही है? एक काम करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं गोइंग लाइक दिस। इट इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल्स इनटू टू इक्वल हाफ। मतलब इधर जाओ और इधर जाओ, यू विल एनकाउंटर सेम स्पीशीज। इधर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर एच है, इधर एच है, और ऊपर CH3 है, इधर नीचे CH3। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है मीजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? एंड दिस, द सेकेंड मॉलिक्यूल, यू कैन रियलाइज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव because there is no plane of symmetry, या no symmetry rather. Let me just use the term no symmetry guys. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, पहले ये बताओ मुझे। हर एक बच्चों क्लियर है जो मैंने अभी बताया है? दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं और बताता हूं, पे अटेंशन।
ये मैंने लिया था, हाँ है ना। इसका मिरर इमेज बनाओ। ये अभी हमने क्या दिखा था बच्चों, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज क्या बनेगा बच्चों? नाउ आर दीज टू सुपर इम्पोजेबल? वैसे ये होनी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दे शुड नॉट सुपर इम्पोज। लेकिन लेट अस चेक, लेट अस ट्राई टू सुपर इम्पोज इट। ऐसे डायरेक्टली तो सुपर इम्पोज नहीं कर पाओगे, तुम्हें दिख रहा है। आई I मीन ये लाइन तो तुम सुपर इम्पोज करवा दोगे, लेकिन यहाँ पे एच इधर है, इसमें एच ऑपोजिट साइड में है। वी नीड एच टू बी ऑन दिस साइड एंड बी आर टू बी ऑन दिस साइड, है ना? क्लियर है यहां तक? वो हमारा नहीं आ रहा, हाँ है ना बच्चों? लेकिन एक सुपर इम्पोज और करने का तरीका होता है, ये तो तुम समझ गए। नॉर्मल डायरेक्टली हम सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे। एक सुपर इम्पोज करने का तरीका क्या है, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो। 180 डिग्री, 90 पे रोटेट नहीं करते हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा। भाई वर्टिकल लाइन का मतलब ग्रुप्स आर गोइंग बिहाइंड, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। यू कैनॉट इंटरचेंज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, दे गॉट अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। समझ गए बच्चों? लेकिन 180 डिग्री में डू यू रियलाइज, पहले भी ये सीएससी देवर गोइंग बिहाइंड द प्लेन, 180 डिग्री रोटेट कर दोगे टिल दे विल बी लाइंग ऑन द वर्टिकल लाइन। तो 180 डिग्री रोटेट किया जा सकता है। ये आउट द प्लेन नहीं करे, ऐसे मान के चलो मैंने यहां पे, ये मान के चलो ये पेपर है, मैंने पेपर पे हाथ रखा और हाथ को 180 डिग्री रोटेट कर दिया। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस रोटेशन को समझो मैं कैसे कर रहा हूं। मैं इसको विदाउट मूविंग इट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, मैंने जो होता नहीं पेपर को पहले आप सीधा पढ़ रहे हो, अब आप उल्टा पढ़ रहे हो, मैं वो कर रहा हूं। समझ आ रहा है? दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन। क्लियर है यहां तक? तो एक काम करते हैं, लेट अस रोटेट इट बाय 180। क्या आएगा बच्चों? देखते जाओ गाइस। ये सीएससी, ये सीएससी तो रहा, आई मीन ये वाला सीएससी ऊपर आ गया, ये वाला सीएससी नीचे आ गया। अब ये जो बी आर है, पहले ये देखो, ये जो कार्बन एटम था यहां पे, वो अब कहां पे पहुंच चुका है? ऊपर। और जो बी आर हमारा अभी राइट में था, वो कहां पे चला जाएगा? सिमिलरली यहां पे ये जो एटम था वो अब ये है, और जब तुम 180 डिग्री रोटेट करोगे, इसका बी आर कहां पहुंच जाएगा? राइट में पहुंच जाएगा। तुम कहोगे ये और ये तो सेम है, हम तो इसको और इसको कंपेयर कर रहे थे, एंड ऐसे मान के चलो दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस 2 इज, ये भी 2 ही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? उसी मॉलिक्यूल को तो हमने पेज उल्टा करके देख रहे हैं, हाँ है ना? जस्ट सी, आर 1 and 2 सुपर इम्पोजेबल? नो। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट 1 and 2 दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। 180 डिग्री घुमा के देख सकते हो। ये मैंने क्यों 180 डिग्री बताया तुम्हें, इसलिए बताया बच्चों कि लेट अस लुक एट द मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था। याद है बच्चों? ये था या नहीं था? हाँ है ना? इसका मिरर इमेज बनाओ, इसका मिरर इमेज बनाओ। क्यों बना रहे हैं हम इसका मिरर इमेज? चेक करने के लिए। तुम कहोगे सर अभी तो मुझे सुपर इम्पोज होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर तुम इसे 180 डिग्री घुमा दोगे, इसको इधर और इसको इधर, तो तुम्हारे पास वही बन जाएगा जो ये 4 मान लो। ओके, ये जो हमारा है इट इज सेम एज दिस, सी एस सी रहा। अब ये दोनों एच हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, ये दोनों बी आर राइट साइड में आ जाएंगे। तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बन गया जो हमारा थर्ड था।
थर्ड और फोर्थ में फोर्थ स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली सेम एज थर्ड, क्योंकि ये भी फोर्थ ही है, ये भी फोर्थ ही है, जो मैंने ये लास्ट स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज ऑल्सो फोर्थ, एंड वी कैन सी 4 and 3 आर एग्जैक्टली सेम, दे आर सुपर इम्पोजेबल। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो हमें पता चल गया कि अगर तुम ये लेते हो, इफ यू कंसिडर दिस स्ट्रक्चर, सुनते आना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये स्ट्रक्चर ले रहे हो, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अगर पहला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, पहला स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका जो मिरर इमेज है वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। गॉट इट? मतलब अगर वन ऑप्टिकली एक्टिव है, टू इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। 3 और 4 हमने देखा, जो इसका हमने 3 का जो मिरर इमेज 4 बनाया, हमने 4 को रोटेट करके देखा, हमें दिखा कि 4 इज एब्सोल्युटली सेम एज थर्ड। गुड। तो हम कहेंगे तुम्हारा पहली चीज, दे आर नॉट टू स्ट्रक्चर। 3 and 4 बेसिकली क्योंकि सुपर इम्पोज परफेक्टली हो गए, इट मीन्स 3 and 4 आर इक्वल। मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है कि कितने आइसोमर बन सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ये दोनों ही मॉलिक्यूल हमारे कौन से थे, ये जो मैंने बनाए 1 2 3 4, इट वॉज बेसिकली ये था, ये आया ना, समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बेसिकली ये था, समझ गए? कोई तुमसे इसमें पूछता है कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, हम कहेंगे इसमें दो कायरल सेंटर हैं, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ सकता है, तो हमारे दो तो बने ये 1 and 2, और एक बना हमारा 3। 3 इज इक्वल टू 4, मतलब 4 को यू डोंट काउंट इट एज अ सेपरेट आइसोमर, इट इज सेम एज 3। तो टोटल हमारे पास आइसोमर्स इसमें कितने बने, ऑप्टिकल आइसोमर्स? 3। 3 ऑप्टिकल आइसोमर बने, 1 2 and 3, 3 इक्वल टू 4। क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बने हैं बच्चों? 3 बने हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? दैट्स गुड। अब अ फैक्ट टू रिमेंबर, यहां तक तो समझ गए ना बच्चों? गुड। पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, इनको बोला जाता है इनैंशियोमर्स, इन्हें बोला जाता है इनैंशियोमर्स। एंड मॉलिक्यूल हैविंग chiral center but ऑप्टिकली इनएक्टिव। chiral सेंटर तो है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 3 की बच्चों। ऐसे को बोला जाता है मीजोफॉर्म, इन्हें बोला जाता है मीजोफॉर्म। तो जो 3 and 4 है, दे आर सेम एंड दैट इज योर मीजोफॉर्म, एंड 1 and 2 दे फॉर्म अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। तो 1 and 2 आर पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, एंड 3 and 4 ये दो अलग नहीं है, दिस इज मीजो बच्चों। समझ में आया नहीं आएगा? अब आते हैं पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non mirror इमेज, इनको बोला जाता है पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज और बता दूं तुम्हें, यहां तक क्लियर है? ये 1 and 2 आर अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, 3 इज अ मीजोफॉर्म। क्या बच्चों प्लीज आवाज नहीं, मुझे बताओ क्या इसमें मतलब इज इट मीजो? अगर मैं ये बनाता हूं, लेट मी मेक इट लाइक दिस, दैट वुड बी बेटर, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।
क्या ये हमारा मीजो है? बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है, ये हमारा क्या है बच्चों? दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट? लेकिन ये क्यों इनएक्टिव है? क्या इसके पास कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर नहीं है। इस कार्बन से 3 ग्रुप्स अटैच सेम है, इससे 2 ग्रुप्स अटैच सेम है, इससे भी 2 ग्रुप्स अटैच सेम है, इससे तीनों ग्रुप अटैच सेम है। यू नीड अ कायरल सेंटर। हाँ है ना बच्चों? इसमें तुम्हारा मॉलिक्यूल इज ए कायरल बिकॉज देर इज नो कायरल सेंटर, तो इसको मीजो नहीं बोलेंगे आप। तो आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? मीजो वो है जिसमें कायरल सेंटर है, बट ड्यू टू सिमिट्री इट इज इनएक्टिव। समझ आया नहीं आया बच्चों? इट इज अ मॉलिक्यूल हैविंग कायरल सेंटर बट इनएक्टिव। ये ज्यादातर इनएक्टिव किसकी वजह से होगा? ड्यू टू सिमेट्री। नहीं, मैं मीजो की बात कर रहा हूं। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इट हैज अ कायरल सेंटर एंड इट इज इनएक्टिव, दैट इज ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री। ओके बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? और बाय द वे इसमें बच्चों ने मीजो कैसे सोच लिया? एक तरफ एच है, एक तरफ डी है, एक तरफ एच है, एक तरफ डी है। समझ गए गाइस? इट इज नॉट मीजो। वो हमें यहां से दिख ही रहा था, मैं तुम्हें यहां से बताना चाह रहा था कि ये मीजो नहीं है, कि कायल सेंटर होना जरूरी है मीजो के लिए। यू हैव गॉट कायल सेंटर बट स्टिल द मॉलिक्यूल इज इनएक्टिव। हाँ, तो हम डायस्टीरियोमर्स की बात करते। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? विच आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब 1 और 3 क्या होगा? द स्ट्रक्चर 1 and 3, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दे आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। 1 and 2 आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है ना बच्चों? तो 1 and 3 आर अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। सिमिलरली 2 and 3 आर पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई या नहीं आई? ऑल राइट, गुड। नोट कर लिया हर एक बच्चे ने? ओके, मेरा आवाज मत करो उधर। इसको देखो बच्चों, जो मैंने अभी बनाया है इसको विजुलाइज करके देखो। मैं एक ये ले रहा हूं, ब्रोमीन एच ब्रोमीन। क्या ये मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? बताओ बच्चों। प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कार्ल सेंटर तुम्हें दिख रहे होंगे, इजीली दिख रहे होंगे 2 कार्ल सेंटर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इज इट एक्टिव और इनएक्टिव? सिंपल। प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये फिशर डायग्राम में हमने देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब हम वेज डैश में देख रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? वी ड्रॉ प्लेन लाइक इट, लाइक दिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। सो इट इज इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ या ना? गुड, दैट्स ग्रेट। बच्चों अभी हमने फिशर डायग्राम पढ़ा था, इसमें हमने देखा था, क्या देखा था बच्चों? कि ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए हम क्या देख रहे होते हैं बच्चों? क्या देखते हैं गाइस बताओ? प्लेन ऑफ सिमेट्री। There is another thing which is known as center of symmetry. सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी इनएक्टिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री हम फिशर में नहीं देखेंगे। फैक्ट टू रिमेंबर, फिशर में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखते। फिशर डायग्राम है, थिंक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री बट डोंट थिंक अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है यहां तक? सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले देखते हैं इसमें।
मैंने ये बना दिया एच बी आर बी आर एच। वेज डैश में लेट अस लुक एट सेंटर ऑफ सिमेट्री। बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ एटम। हम तो देख रहे हैं मॉलिक्यूल के सेंटर पे, तुम एक सोचो, इमेजिन अ सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब उससे एक लाइन पास करो थ्रू दैट सेंटर, उस लाइन पास करो थ्रू द सेंटर। इट शुड बी इंटरसेक्टिंग सिमिलर ग्रुप्स ऑन बोथ साइड। इट शुड बी इंटरसेक्टिंग सिमिलर ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स। जैसे तुमने ये बनाई लाइन, यहां पे सी एस सी है, यहां पे सी एस सी है। अब ये ब्रोमीन से पास होती है, तुमने लाइन बनाई। ये ब्रोमीन कहां पे है? इट इज लाइंग आउट ऑफ द प्लेन। दिस ब्रोमीन इज लाइंग बिहाइंड द प्लेन। उसी लाइन से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहा है नहीं हो रहा है? एक लाइन हमने पास करी थ्रू द सेंटर, एंड दोनों साइड में ऑफ दैट लाइन यू आर हैविंग सेम ग्रुप्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज हर एक बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, दैट वुड बी एक्चुअली स्लाइटली बेटर। ये हमने बना लिया। मैं ही कहना चाह रहा हूं बच्चों कि तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है, जैसे यहां पे सी एस टी नीचे है, यहां पे सी एस टी ऊपर जा रहा है, यहां पे ब्रोमीन आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, यहां पे ब्रोमीन बिहाइंड द प्लेन जा रहा है, यहां पे एच आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, इधर एच बिहाइंड द प्लेन जा रहा है। सो यू हैव बेसिकली गॉट अ सेंटर ऑफ सिमेट्री कि तुमने एक लाइन पास की टू द सेंटर, इट विल इंटरसेक्ट सिमिलर ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स। समझ रहे हो बेटा? मतलब यहां पे अगर तुम्हारा इधर ब्रोमीन आ रहा है, तो इस साइड में तुम ऑपोजिट साइड में लेके आओगे, उधर भी ब्रोमीन ही आएगा। समझे या नहीं समझेगा? अब क्या तुम इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या तुम कह सकते हो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सोच के बताओ बच्चों। इस मॉलिक्यूल के अंदर, दिस वन गाइस, इसमें एक नहीं हो सकता सेंटर ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल सही कि यहां पे ब्रोमीन बिहाइंड है, यहां पे ब्रोमीन आउट ऑफ द प्लेन है, फाइन। यहां पे एच बिहाइंड द प्लेन है, यहाँ सॉरी आउट ऑफ द प्लेन है, यहां पे एच बिहाइंड द प्लेन है। बट व्हाट विल यू डू इन दिस केस बेटा? दोनों ही सी एस सी आर गोइंग डाउन। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये इनएक्टिव क्यों है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? गुड, दैट्स नाइस। तो तुम ये समझ गए हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। दिस इज इनएक्टिव ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। गॉट इट गाइस? दैट्स नाइस। अब आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लिक कंपाउंड। बच्चों ये हमने लिया, यहां पे मैंने CH3 जोड़ा। क्या यहां पे तुम्हें कायरल कार्बन दिख रहा है? पहले ये बताओ। लुक एट ऑल द फोर ग्रुप्स अटैच। देखो यहां पे ये तो दिख ही रहे होंगे कि ये कायरल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दे कैन नॉट बी कायरल, क्योंकि इसके पास 3 H है, इसके पास 2 H है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इन सब के पास 2 2 H है। जब दो ग्रुप सेम हो गए तो हाउ इट इज कायरल? बट लेट अस हैव अ लुक एट दिस कार्बन बच्चों। व्हाट अबाउट दिस कार्बन गाइस? हम कहेंगे इससे एक तो CH3 कनेक्टेड है, एक H कनेक्टेड है, लेकिन जो बाकी जो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स, दे आर परफेक्टली सेम। तुम इधर से घूमो, इधर से घूमो, दे आर सेम बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? सो आइडिया बीइंग दिस मॉलिक्यूल इज ए कायरल। ओके, दिस मॉलिक्यूल इज ए कायरल, बट इज इट मीजो? कायरल तो नहीं है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इट्स नॉट मीजो, इट इज नॉट मीजो।
मीजो तब होता है जब कायरल सेंटर है और इनएक्टिव है। यहाँ पे कायरल सेंटर ही नहीं है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इट इज नॉट मीजो। हाँ बेटा, स्टार्टिंग में अब CH3 के ऊपर कुछ किया, अगर सपोज CH3 के ऊपर के साइड वाले कार्बन पे कुछ लगा होता तो हो सकता है। तुम ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे मैं CH ले लूँ, यहाँ पे ड्यूटेरियम ले लूँ, यहाँ पे CH3 ले लूँ। साइक्लोहेक्सेन अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो हमने उसमें, जो कार्बन हमने अभी कंसिडर करा था हाँ उसमें, अगर हम ऊपर वाले में वहां पर मैं भी लगा ही रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। दैट इज द केस आई एम गोना डिस्कस CH3 ओके बच्चों। पहली चीज, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? हो सकता है। मेक केसेस, दो ही केस बनेंगे। एक मैंने ये बना दिया, इसको ये मत कहना कि तीन बनेंगे, तुम याद रखो अगर मैं अब दोनों को इनटू द प्लेन भेज दूंगा तो इट इज सेम, इट इज सेम एज द फर्स्ट वन, बट दीज टू आर गोना बी डिफरेंट। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये हमारा सिस है, ये हमारा ट्रांस है। प्लीज टेल मी हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? दैट्स गुड। ये सिस, ये ट्रांस। अब हमें चेक करना है कि इनमें से, पहले हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देख लिया, अब हम देखना चाह रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। पहले मुझे ये बताओ बच्चों, जब कंसीडर कर ही रहे हैं, मुझे बताओ इसमें तुम्हें कायल सेंटर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? बाय द वे, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट कायल सेंटर। दो कायल सेंटर दिखने चाहिए तुम्हें, क्योंकि इस कार्बन एटम की बात करें तो इस पे एक CH3 अटैच, एक H अटैच, और ये जो दो ग्रुप्स हैं दे आर डिफरेंट, क्योंकि इस कार्बन पे तो CH3 है, इस कार्बन पे सिर्फ दो H है। सो बोथ द कार्बन दैट आर मार्क्ड विद रेड, दे आर कायरल। अब देखो बच्चों, मैंने उसमें पहले क्या दिखा? पहले हमने देखा उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब हम देखना चाह रहे हैं जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है ना बच्चों? गाइस इसमें आता है तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं ऐसे प्लेन बना दूं तो क्या तुम्हें सिमेट्री दिख रही है नहीं दिख रही है? हाँ ना बच्चों, ये बड़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब तुम देख रहे हो यहाँ पे भी CH3 इधर है, यहाँ पे CH3 इधर है, और दोनों CH3 आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। गॉट इट और नॉट? मतलब इसको हमने इससे कंपेयर करा, इसको इससे कंपेयर करा, इसको इससे कंपेयर करा, एंड वी हैव ऑब्जर्व देयर इज सिमेट्री इनसाइड द मॉलिक्यूल। क्या यहां पे तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो? नहीं, क्योंकि एक CH3 आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, एक बिहाइंड द प्लेन जा रहा है। सो this one is going to be optically active, this one is going to be optically inactive. हाँ बेटा, सेंटर में भी बताता हूँ। सेंटर तुम बनाओगे, अभी मैं सेंटर का एग्जांपल लेने वाला था थोड़ी देर में, लेकिन इस पे ही ध्यान दे लो। सेंटर का मतलब है अगर मैं एक इधर बना रहा हूं तो एक इधर होना चाहिए। अगर ये CH3 यहां के बजाय यहां पे होता एज दिस, तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, इसे भूल जाओ इन दैट केस। अब इस मॉलिक्यूल में जो मैंने अब बनाया है, एक में CH3 आउट ऑफ द प्लेन, एक में CH3 बिहाइंड द प्लेन, इसके अंदर तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है यहां तक? समझ गए ना? द लाइन शुड बी पासिंग थ्रू सेंटर, एंड लाइन के दोनों एंड पे जो ग्रुप्स अटैच हैं दे शुड बी सेम। गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, जब भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक्चुअली तुम्हारे पास एक ट्रांस नहीं है, दो ट्रांस है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? ये गॉट टू ट्रांस, एक कंपाउंड और एक उसका मिरर इमेज, दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो ट्रांस को हम बोलेंगे दो आइसोमर। इसमें दो आइसोमर्स आ रहे हैं, दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आ रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव दो बच्चों, एक ये कंपाउंड और एक इस कंपाउंड का मिरर इमेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सिमेट्री थी नहीं इसलिए हमें पता है दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है।
क्लियर है यहां तक बच्चों? इसका जो मिरर इमेज होगा बाय द वे वो होगा क्या? जल्दी में मत करना बच्चों, ये बनेगा नहीं बनेगा, जस्ट टेल मी दैट, प्लीज टेल मी गाइस, ये बनेगा नहीं बनेगा? दिस इज व्हाट यू विल हैव। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर हो गया ना? गुड। तो दो आइसोमर्स हैं, एक ये एक ये, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस कंपाउंड के लिए तुम्हारे पास टोटल कितने आइसोमर्स है, ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिक? तीन बेटा, ये एक और ये दो, दिस एंड दिस। समझ आया नहीं आया? तो ये जो मैंने बनाया है, दिस इज द सेकेंड आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। दिस इज द कंपाउंड, दिस इज ए मिरर इमेज एंड दिस इज द मीजो फॉर्म। ये मीजो है, दिस वन इज मीजो। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? हो गई, गुड। तो अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की अभी बात कर रहा हूं, अगर मैं ये लेता हूं, 1 सेकेंड, CS3 CSC, इसमें तुम्हारा ज्योमेट्रिक हो सकता है? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, ज्योमेट्रिक तो पॉसिबल है, तुम्हें दिख रहा होगा इजीली। CS3 प्लस CS3 लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो गया, अब आते हैं ऑप्टिकल पे। गाइस पे अटेंशन एंड टेल मी, क्या इसमें कायरल सेंटर है? इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं, कैसे होगा? CS3H, but what about the remaining two groups? They are same. It is going to be inactive. Inactive है because there is no chiral center. Not because of plane of symmetry and center of symmetry. We can simply say there is no chiral center. ठीक है ना बच्चों? लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी सोचा जा सकता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर बनाना है तो तुम ऐसे बना सकते हो। हाँ 1 सेकेंड बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हारा जाएगा ऐसे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम एक और तरीके से बना सकते थे, ऐसे। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे CSC का क्या करोगे आप? इसमें जब मैं ऐसे प्लेन बनाऊंगा तो आप CSC का क्या करोगे? मुझे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मैंने ग्रीन प्लेन बनाया इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर, और जो CSC और H है, डू यू रियलाइज और नॉट, H मैंने बनाया नहीं है, ये H यहाँ पे, ठीक है ना बेटा? डू यू रियलाइज और नॉट, ये CSC और मैं इसको H भी बनाता हूँ, H, और यहाँ पे मैंने बना दिया H। डू यू रियलाइज ये जो मैं ग्रीन प्लेन बना रहा हूं इसमें CSC एंड H आर लाइंग ऑन द प्लेन? थोड़ा विजुलाइज करके देखो, जो मैंने ग्रीन प्लेन बनाया है, जैसे कट किया है, ये CSC एंड दीज H एटम्स, दे आर लाइंग ऑन द ग्रीन प्लेन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जो एटम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, दोज कैन बी इग्नोर्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए ये चीज बिल्कुल क्लियर? गुड। तो यहां पे ये जो मैंने ग्रीन प्लेन बनाया है उसमें ये तो कटेगा दोनों तरफ बराबर, कौन सा? ओ, होल्ड ऑन सेक बच्चों, दिस वुड बी बेटर। हाँ मैं क्या कह रहा हूं, ये तो हमारा सिमेट्रिकली कट हो रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? मतलब ये जो ग्रीन प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस ऑरेंज वन, हाँ है ना? जो ग्रीन प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस ऑरेंज वन। तो इसको तो हम देखेंगे दोनों साइड में, दोनों साइड में देखेंगे कि सिमेट्री आ रही है नहीं आ रही है। तुम देख सकते हो इजीली, यहाँ पे CS2, यहाँ पे CS2, यहाँ पे CS2, यहाँ पे CS2, और जो ये एटम्स हमारे कौन से वाले बच्चों? CH3H एंड CH3H,
ये प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं, तो इनको हमने इग्नोर कर दिया। तो अगर तुम ये समझ चुके हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, मतलब नेक्स्ट कंपाउंड में बताओ, इस कंपाउंड में क्या तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। डू यू रियलाइज और नॉट, अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, क्योंकि CH3 और S तो कट ही गए। हाँ है ना बच्चों? यहां भी जो CH3 है और लेटर से यहां पे जो H है वो तो कट गए। दोनों आउट ऑफ द प्लेन है, CH3 ना ना, CH3 दोनों आउट ऑफ द प्लेन है, इनटू द प्लेन होने चाहिए, तभी तो लाई करेंगे उसके ऊपर। दोनों हाँ, एक CH3 आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, एक CH3 बिहाइंड द प्लेन जा रहा है। और ये और जो हमारा मॉलिक्यूल है वो उसे, मतलब जो ग्रीन प्लेन है उन दोनों को काटता हुआ जा रहा है, CH3 को भी H को भी। थोड़ा ऐसे विजुलाइज करने की कोशिश करो, अगर तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री विजुलाइज नहीं हो रहा तो एक काम करो, लेट अस मेक अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ABXY। ये होता ही नहीं होता है बच्चों? हाँ है ना? मैं अभी जो प्लेन बना रहा हूं, ये C, A और B, दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर या मॉनिटर, लेट अस से। X is coming out of the plane, Y is going behind the plane। मैंने क्या किया है, मैंने अभी जो प्लेन डाला है वो डाला है ऐसा जो कि CXY से पास कर रहा है। द प्लेन इज पासिंग थ्रू CXY। ये जो ग्रीन प्लेन मैंने बनाया है, दिस इज पासिंग थ्रू CX and Y। मतलब ये जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई x was coming out of the plane towards you, y was going behind the plane, you have got C on the plane, मतलब on the monitor। C मॉनिटर पे है, x तुम्हारा मॉनिटर के आगे है, y तुम्हारा मॉनिटर के पीछे है। तो ये जो CXY प्लेन है, ये प्लेन इज कटिंग द मॉनिटर इनटू पार्ट। ठीक है ना, इट इज कटिंग द मॉनिटर। तो हमारा जब ये करोगे तो डू यू रियलाइज, एक तरफ A बचेगा, एक तरफ B बचेगा, क्योंकि ये जो A और B है दे आर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो वही चीज थोड़ा अब विजुलाइज करने की कोशिश करो, किसमें, जो मैंने अभी तुम्हें ये केस दे रखा है, दिस केस। इसमें हमारा जो ये जो मैंने ग्रीन प्लेन बनाया है, दिस इज कटिंग द मॉनिटर। और जब वो मॉनिटर को कट करेगा तो वो CH3H, जो दोनों CH3H है, उन दोनों को कट करता हुआ जाएगा। दोनों जो हमारे CH3 और H है, दे विल लाई ऑन द ग्रीन प्लेन, एंड सिंस दे आर लाइंग ऑन द ग्रीन प्लेन, उनको हम इग्नोर कर देंगे। और ये जो पार्ट बचा हमारा, ये और ये सिमेट्रिक है अबाउट दैट प्लेन। हाँ है ना बच्चों? तो इसमें तुम्हें दिख गया होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है? बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे CH3 इज कमिंग आउट द प्लेन, यहाँ पे CH3 इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, यहाँ पे H इज कमिंग आउट द प्लेन, हियर H इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। तो इसमें दोनों ही चलेंगे। यू गो एज पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, यू गो एज पर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जबकि पहले वाले में वी कुड ओनली कंसिडर प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चों समझे नहीं समझेगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? मैंने एडजेसेंट ले लिए, मैंने अपोजिट ले लिए, अब लेते हैं ये बच्चों। थोड़ी सी बेटर फील आ रही है नहीं आ रही है? ये इसमें क्या होगा बच्चों, व्हाट विल यू हैव इन दिस केस? सिस ट्रांस पॉसिबल है या नहीं? बनाओ, ये हमारा सिस और ये हमारा ट्रांस। बच्चों समझे नहीं समझे गाइस? सिस के अंदर क्या तुम्हें, वन सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना, पोजीशन चेंज कर दी, आई हेट इट। CH3 एंड CH3, पहले वाला, पहली चीज कायल सेंटर है, कायल सेंटर तुम्हें दिख रहे होंगे।
अब पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ध्यान से विजुलाइज करके देखो बच्चों, ऐसे भेजो, पासिंग थ्रू दिस एंड दिस कार्बन एटम, ऐसे पास किया हमने, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, मतलब ये बंदा इनएक्टिव, मीजो। और दूसरे वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? वो भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए वी नीड ऑपोजिट। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये गॉट ट्रांस में कंपाउंड आइसोमर प्लस इट्स मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज विल डेफिनेटली बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन द कंपाउंड दैट आई हैव ड्रॉन। इसका जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, दो एग्जिस्ट करेंगे, कंपाउंड एंड मिरर इमेज। जब भी ऑप्टिकली एक्टिव है एक कंपाउंड, तो उसके अंदर तुम यू विल हैव मतलब इफ अ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव यू विल हैव कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज व्हिच बोथ विल बी एक्टिव और कायरल। एक मॉलिक्यूल कायरल है तो उसका जो मिरर इमेज है वो भी कायरल होगा, और उन दोनों पेयर को हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। आर यू श्योर इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें बताना इसमें तुम्हारा सिस ट्रांस हो सकता है या नहीं, पहले ये बताओ। कैन वी हैव सिस ट्रांस इन दिस केस? बोलो गाइस, either cis trans is possible or it is not possible, बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों यू आर फ्री टू आंसर टू, बताओ। जस्ट ऑब्जर्व दीज। इसमें क्या दिक्कत है? दोनों CH3 ऑन सेम साइड, दोनों CH3 ऑन ऑपोजिट साइड, हाँ है ना? सिस ट्रांस इज पॉसिबल। अब मुझे बताओ, क्या इसकी सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, और क्या इसकी ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? ओके बच्चों, दैट इज योर क्वेश्चन। मैंने तुम्हें ये तो बता दिया इसमें सिस ट्रांस हो सकता है। नाउ आई नीड टू नो कि तुम्हारा सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, और हमारी ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं बच्चों। ट्रांस क्या है फिर देख लो एक बार। ट्रांस में किस टाइप की सिमेट्री ऑब्जर्व करोगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, नाइस। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है एंड देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल। तुम कहोगे सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर यहां पे अगर CH3 है तो यहां पे CH3 होना चाहिए था। तो डोंट थिंक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH3 होना चाहिए था, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था। तो idea being there is no plane of symmetry in your cis one. Cis is optically active and trans is optically inactive due to center of symmetry. Inactive, optically inactive because of center of symmetry। बच्चों कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? हाउ मेनी किड्स आर क्लियर अबाउट इट? ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी बच्चे को क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई जो मैंने अभी बताई है? इट वॉज इंपॉर्टेंट गाइस। हाँ बोलो। 1 सेकेंड बच्चों। हाँ तो बच्चों यहां तक क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे, एक सिंपल क्वेश्चन है, 5 की अगर रिंग है तो क्या तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री सोचने की भी जरूरत है या नहीं?
5 कार्बन एटम की रिंग है तो गैस सिमेट्री तुम उसमें देखोगे जब तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है रिंग में, इवन नंबर ऑफ एटम्स होनी चाहिए, तभी तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री विजुलाइज करोगे। तो 5 है, 3 है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होएगा। अब मैंने ये बना दिया, ये आसान सा क्वेश्चन है, बताओ बच्चे इसमें क्या होगा। You will have center of symmetry and the molecule will be एक आयरन मीजो। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है, हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूल इज इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो भी बोल सकते हैं। कायरल सेंटर एंड इनएक्टिव बच्चों। ठीक है गाइस, गॉट इट, गुड। और एक ये और देखो बच्चों, CH3 CH Br CH2 CH Br COA। अगर मैं ये लेता हूं तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? नहीं मैं नहीं बना रहा, वैसे ही बता, पूछ रहा हूं क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? फर्स्ट थिंग, देखो कायल सेंटर दिख रहे हैं, दो हैं। और क्या तुम्हें यहाँ पे सिमेट्री की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि एक तरफ COH है, एक तरफ CH3 है। So this molecule is definitely going to be optically active। इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करो, तुम्हारा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है यहां तक? बाई चांस हम यहाँ पे CH3 उठा लेते तो फिर पॉसिबिलिटी है एक्टिव भी हो, इनएक्टिव भी हो सकता है। हाँ बेटा, करेक्ट। फिर हम बना के देखेंगे कि तुम्हारा एक्टिव है या नहीं है। मतलब अगर तुम्हारा HBr दोनों में सेम साइड है HNBr, तो इट विल बी इनएक्टिव। और अगर H और Br की पोजीशन इस कार्बन की और इस कार्बन की ऑपोजिट है तो हम उसे बोलेंगे एक्टिव बच्चों। यहां तक समझा नहीं समझेगा, इस पहले ये बता दो मुझे, हर एक बच्चे को क्लियर है? गुड। तो अब आते हैं, यहां तक तो डन है, फाइन। अब आते हैं फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। फॉर्मूले पहले मैं एक चीज और बता दूं बच्चों तुम्हें, यहां तक तो क्लियर है अभी तक जितना ऊपर बताया? गाइस जो हमारा, मैं फॉर्मूले नोट लिख देता हूं इधर, नहीं तो तुम फॉर्मूले में कंफ्यूज करोगे। जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है या क्लॉकवाइज जो रोटेशन है, सपोजिंग तुमने उसे राइट की तरफ रोटेट कर दिया, राइट समझ रहे हो? वी आर रोटेटिंग इट क्लॉकवाइज, रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट या इन राइट डायरेक्शन, इन राइट। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं डी, डेक्स्ट्रो। वी कॉल देम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो हमारे रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, उनको हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। Dextro is denoted by D, levo is denoted by L, and this is small d and L, small d and L बच्चों। क्लियर है यहां तक? स्मॉल डी स्मॉल एल अलग होता है, कैपिटल डी कैपिटल एल अलग होता है। अभी जो मैंने डेक्स्ट्रो और लेवो बताया दैट इज डी एंड एल स्मॉल। डी के लिए एक और नोटेशन है प्लस, डी लिखा होगा या प्लस लिखा होगा। लेवो के लिए एल लिखा होगा या
माइनस लिखा होगा बच्चों। क्लियर है यहां तक? अभी मैंने तुम्हें बताया था इनैंशोमर्स क्या होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो अगर तुम इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ इनैंशोमर्स लेते हो, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? दोनों के बराबर मोल ले लिए, डेक्स्ट्रो और लेवो, एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक लेवो होगा। पहली चीज, इनैंशोमर्स में अगर एक डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? लेवो बच्चों। क्लियर है यहां तक? एक अगर डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेवो। कोई डाउट यहां तक? यहां पे मैं एक चीज और बता दूं तुम्हें, डेक्स्ट्रो एंड लेवो, just by looking at the molecule you cannot decide, it is something which is determined experimentally। ठीक है बच्चों? क्लियर है? हाँ बेटा, हाँ गिवन होगा क्वेश्चन में कि दिस इज डेक्स्ट्रो दिस इज लेवो। ठीक है ना गाइस? अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, इनैंशोमर्स क्या होते हैं? इनैंशोमर्स में मैं लिख दूं, if one is dextro then mirror image is levo। मतलब अगर एक इनैंशोमर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा हमारा लेवो है बच्चों। अब दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, एक राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, एक लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, बाय द सेम अमाउंट, एंगल इज सेम। एक बस राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, एक लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान दो कि अगर मैं इन एंशियोमर्स की बराबर अमाउंट उठा लूं और मिक्सचर बना दूं, तो दैट मिक्सचर इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी जो हमारे इनएंशियोमर्स हैं, अगर मैं उन दोनों की इक्वल अमाउंट का एक मिक्सचर बना दूं, तो जो मिक्सचर बनेगा दैट विल बी इनएक्टिव। रीजन ये है कि आधे आधे का मतलब जो आधा हमने अमाउंट ली, इक्विमोलर अमाउंट लिए ना, दोनों के इक्वल मोल लिए हैं। जो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटिंग ने जितना राइट की तरफ रोटेट किया, लेवो रोटेटिंग ने उतना ही लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया, एंड द मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इज equimolar concentration of enantiomers results in a mixture which does not show ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर है या नहीं बच्चों? पहले ये बताओ मुझे, क्लियर हो गया? और तुम उनकी इक्विमोलर कंसंट्रेशन लोगे तो एक ऐसा मिक्सचर आएगा विच विल नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, ठीक है बच्चों? इसको कैसे डिनोट करा जाएगा? प्लस माइनस या डीएल, ये दोनों लिखे होंगे। दैट मीन्स जो हमें दे रखा है वो इक्विमोलर मिक्सचर दे रखा है ऑफ अ इनैंशियोमेरिक पेयर। समझे नहीं समझेगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो जो हमारा रेसमिक मिक्सचर है दैट इज इनएक्टिव। मीजो भी इनएक्टिव है, ये दोनों इनएक्टिव होते हैं नहीं होते हैं? लेकिन रेसमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव इनएक्टिव ड्यू टू external compensation, a term that is used commonly। external compensation मतलब हमारा मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल ने एक राइट रोटेटिंग है एक लेफ्ट रोटेटिंग है, लेकिन मिक्सचर ऐसा है कि हमने एक्सटर्नली एक तरीके से उसकी एक्टिविटी को जीरो कर दिया। कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं थी, कंपाउंड वाज एक्टिव, लेकिन हमने बाय एडिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी मिक्सचर्स substances, the mixture we have made as inactive। क्लियर है बच्चों? तो एक्सटर्नल कंपनसेशन किया है, एक्सटर्नली हमने उसे कंपनसेट करके वो बनाया है इनएक्टिव। जबकि जो मीजो फॉर्म होती है इट इज इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन।
ये टर्म है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपनसेशन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? गुड। कि मीजो में क्या है, जस्ट लेट मी गो टू दैट मीजो जो मैंने बनाए थे पहले। आइडिया बीइंग ये था हमारा मीजो बच्चों, दिस वाज मीजो। इसमें क्या होता है, अगर ऊपर वाला हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल राइट की तरफ रोटेट कर रहा है तो हमारा नीचे वाला हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। मतलब इंटरनली हमारा मॉलिक्यूल में कंपनसेशन हो गई कि हमारा इंटरनली मॉलिक्यूल में एक हाफ राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, एक लेफ्ट की तरफ कर रहा है, और मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये मैं मिरर इमेज के लिए ये डायग्राम फिर से बनाया था। दिस इज योर मीजो बच्चों। क्लियर हो गया गाइस? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मीजो इज इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन एंड रेसमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कंपनसेशन। फॉर्मूले बाद में करें बच्चों, या दैट वुड बी एनफ?